नमस्ते बच्चों। तो पिछली क्लास में हम दिव्यांगता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा कि दिव्यांगता या अक्षमता क्या होती है, दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण के बारे में पढ़ा हमने। और हमने ये भी पढ़ा कि दिव्यांगता के कितने प्रकार है, कितने प्रकार के दिव्यांगताएं हैं। और बहुत ही खास तौर पर जो दिव्यांगताएं हैं, जैसे कि दृष्टिबाधिता, लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, श्रवण दिव्यांगता, इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ते हैं, थोड़ी सी जनरल चीजें पढ़ते हैं, जिसमें कि आ, आप सभी को, हम सभी को कभी ना कभी चोट लगती है या लगी होगी, है ना? तो खासकर आप विद्यार्थी हो, तो आप विद्यालय में अक्सर जब ग्राउंड में खेलते हो, प्लेग्राउंड में खेलते हो या कुछ और करते हो, तो उस समय पर आप क्या करते हो? उस समय पर आपको चोट लग सकती है या चोट लगी होगी। तब क्या होता है कि जो आपके शिक्षक गण होते हैं या शिक्षिका जो भी है, वे क्या करती हैं? तुरंत आपको दवाई पट्टी कर देती है। एवं स्थिति गंभीर होने पर वे चिकित्सक के पास भी ले जाते हैं, है ना? तो आपके स्कूल में आप भी आपने देखा होगा कि क्या देखा होगा आपने, एक पेटी होती है। क्या होती है? एक पेटी होती है जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ, मलहम, पट्टियां सब रखी होती है ना? और ऐसी पेटियों को हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ठीक है? प्राथमिक पेटी क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ठीक है? और ऐसे उपचारों को, जब चोट लगने, बीमार होने पर तुरंत उपचार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक है? तो आज हम यही के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चोट लगने पर। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम, कोई चोट हो या अचानक से हमें कोई, हमारी तबीयत खराब हो जाए, तो तुरंत जो उपचार दिया जाता है, तुरंत करने वाले जो उपचार है, उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं या उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं उसको। फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है? फर्स्ट एड कहते हैं उसको। अब प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने से पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी स्थिति को बिगड़ने से बचाने तथा कुछ आराम देने के लिए होता है। ठीक है? प्राथमिक उपचार चिकित्सक का विकल्प नहीं है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि अचानक से किसी को चोट लग गई या अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो हम उसकी जान बचाने के लिए जो तुरंत हम क्या कर सकते हैं, तुरंत हम लोग उनको उनको उस वो खतरे से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्राथमिक उपचार देते हैं। ठीक है? और वो जो पेटी जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें जिसमें कि बहुत सारी दवाइयां सब होती है, आपने देखा है ऐसे एक पेटी? आपके स्कूलों में सब होगा, ऐसे एक पेटी होती है, स्कूल सब में रखा जाता है। और आपकी शिक्षिका या शिक्षक लोग इसका उपयोग करते हैं जब आपको एकदम से कोई जल्दी से कोई चोट वोट लग जाए, या फिर आपको कोई अचानक से बुखार हो जाए, या फिर कोई चक्कर खा कर गिर जाए। तो इस तरह की पेटियां प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री, ठीक है, इस प्रकार की पेटी में रखी जाती है। और इस पेटी या बॉक्स को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी। क्या कहते हैं उसको? प्राथमिक प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स कहा
जाता है। ठीक है। अब बेटा जो ये जैसे पेटियां होती है, इनमें क्या क्या वस्तुएं होती है, इनमें क्या क्या वस्तुएं होती है, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या वस्तुएं होती है, जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो, ये देखो, आप देख सकते हो इस पेटी के अंदर अस्पताल में उपयोग किए जाने वाली पट्टियां, गांच, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मोमीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, खपची और कुछ दवाइयां भी होती है, जैसे कि पैरासिटामोल हुए, टिंटाल हुआ, डिटॉल हुआ, टिंचर हुआ, ओआरएस का पैकेट हुआ, और नमक हुआ, शक्कर हुआ, ऐसी सब चीजें भी किसमें रखी जाती है बेटा? ये जो प्राथमिक उपचार पेटी है, इसमें रखी जाती है। अब आपको पता है कि पैरासिटामोल जो टैबलेट होती है वो बुखार उतरने के लिए होता है, ये पता है सबको। ग्लूकोज क्यों उपयोग करते हैं हम लोग, ग्लूकोज का, ओआरएस का जो पैकेट होता है, ये सब किस लिए होता है? ये सब उल्टी करने पर, बच्चे जब उल्टी करते हैं, शरीर जब क्षीणित हो जाता है, कभी आपके स्कूल में स्पोर्ट्स सब होता है, तो आप क्या करते हो, कई 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 बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं, तो उस समय क्या देते हैं उनको? ग्लूकोज का घोल बनाकर दे देते हैं ना। एंटीसेप्टिक क्रीम रखा जाता है, डेटॉल रखा जाता है, ताकि घाव को धोने के लिए, साफ करने के लिए रखा जाता है, इन सब का उपयोग करते हैं। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, पता लग गया ना सबको। अब बेटा जब हम दवाइयों का उपयोग करते हैं, कोई भी दवाई हो, अंदर लेने वाली कोई भी दवाई हो, जब हम दवाइयों को अंदर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? या फिर हमें जब कोई बीमारी हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और वह क्या क्या बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि हम अपने आप ही इलाज कर ले सब बीमारियों का, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम चिकित्सक नहीं है, हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तो कुछ उपाय हैं, कुछ बातें हैं जो हमें दवाइयां सब लेने से या कोई उपचार करने से पहले सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। वे क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं खानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई को अपनी मर्जी से खरीद कर नहीं खाना चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाइयां, ठीक है, मलहम और तेज गंध वाली दवाइयां खाने की दवाइयों से अलग रखना चाहिए। उनको क्या नहीं करना चाहिए? खाने की दवाइयां और जो उपचार पेटी में जो मलहम रखते हैं, तेज गंध वाली दवाइयां रखते हैं, उन सबसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है। और तीसरी बात, दवाई खाते समय, ठीक है, खरीदते समय या खाते समय या वो उपयोग करते समय, उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट कहते हैं, जिसको जिसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी डेट यानी कि वो जो दवाई है उस अंतिम तारीख तक ही वो दवाई यूज की जा सकती है, उसके बाद उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। उसके बाद हमने अगर उसका उपयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आप दवाइयां देखते हो तो उसमें ऐसे लिखा होता है MFG डी, यानी कि मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि ये दवाई कब बनी है, कौन से तारीख पे बनी है। और लिखा होता है एक्सपायरी डेट, EXPD। ये क्या होता है कि इस दवाई को कौन से समय तक, अंतिम दिनांक क्या है इस दवाई की, उस दिनांक तक ही इस दवाई का हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ले सकते हैं, नहीं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब अगला है, ऐसी दवाएं जिसके उपयोग की तारीख निकल चुकी है, उन्हें प्राथमिक उपचार पेटी से निकाल कर उनके स्थान पर नई दवाइयां रख देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी दवाइयां हैं उसको खाने से
आपके शरीर में और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, और यात्रा पर जाते समय प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो या फिर कोई और गाड़ियों में यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको कुछ हो गया, जैसे चोट लग गई है अचानक से बुखार आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उपचार पेटी में से दवाइयां तत्काल के लिए आप उपयोग उसका कर सकते हो। ओके। और अब ऐसे बातें करते करते और भी बहुत सारी, जैसे कि आप हमारे आसपास किसी को भी चोट लगने पर, जलने पर, पानी में डूबने पर, जहरीले जानवरों के काटने, नक्सीर फूटने और कुत्ते जैसे काटने जैसी दुर्घटना जब होती है, तो उसमें क्या क्या प्राथमिक उपचार हमें करना चाहिए, और हमें बहुत सारी बातों का भी ध्यान देना चाहिए। अब ये बातें क्या है, कौन कौन सी बातों का, चोट लगने पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हमें प्राथमिक उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि यदि अगर चोट गंभीर हो, अगर चोट गंभीर हो तो चिकित्सक को बुलाना चाहिए या पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब घायल अंग से अगर रक्त बह रहा हो तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए, और अधिक रक्त बह रहा हो तो वो प्राणों को खतरा हो सकता है, तो जल्द से जल्द आप क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना चाहिए। और और क्या बताया बेटा, जैसे कि आपको क्या करना, जैसे साधारण चोट सब लगी हो तो एंटीसेप्टिक घोल से उसे साफ कर कर दवा लगाकर क्या करना चाहिए, उसको उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए। पर अगर गंभीर चोट लगी हो तो उसको चिकित्सक के पास आपको ले जाना बहुत जरूरी है। गंभीर चोट लगने पर कभी भी क्या नहीं करने चाहिए, ऐसे बैठे बैठे रुकते समय आपका नष्ट नहीं करना चाहिए, आपने आपने जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। और यदि गिरने या फिसलने पर हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो क्या हो करना चाहिए, वो जो प्रभावित अंग है, जैसे कि हाथ की हड्डी टूटी हो या पैर की हड्डी टूटी हो, जो प्रभावित अंग है उसको हिलाना ढुलाना नहीं चाहिए, और खपची तथा पट्टियों के द्वारा प्रभावित अंग को क्या करना चाहिए, सहारा देकर बांध देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहारा देकर, पट्टियों से या खपची से सहारा देकर उस अंग को बांध देना चाहिए, उसे हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। अब जब चोट लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि रक्त का बहाव होता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए एक तो जो आपका जो हाथ है वो हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि हृदय से ही तो पंप होकर रक्त आता है। तो हाथ को क्या करना चाहिए, हृदय से ऊंचा रखना चाहिए, और अगर अधिक रक्त कुछ बह रहा है तो आपने उसको बंद करने का प्रयास कैसे करना है, बर्फ की उपलब्धता अगर है तो बर्फ को क्या करना चाहिए, साफ कपड़े में लपेटकर चोट वाले स्थान पर रख देने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि चोट जब लग जाती है तो उसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर कर क्या लगाना चाहिए, उसमें एंटीसेप्टिक लोशन कुछ लगा देना चाहिए, और चोट पर कभी भी रेत व मिट्टी लगने नहीं देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए, और उस पर ना मक्खी या अन्य कीट पतंगे सब बैठने से उन्हें रोकना चाहिए। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई जो चोट लगने पर आप क्या कर सकते हो, करने वाला प्राथमिक उपचार के बारे में हमने आपको एक जानकारी दी। तो जब भी आपको या आपके फ्रेंड्स को किसी को भी चोट लगेगी तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। तो हम दिव्यांगता की बात कर रहे थे पिछली क्लास में सब। तो भारत में जो दिव्यांगता के प्रति भारत में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास हो रहे हैं। ये ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए जो दिव्यांग है, तो बहुत सारे प्रयास राष्ट्र तल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं।
तो भारत का जो संविधान अपने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है, ये तो आपको पता है। और स्पष्ट रूप से वह ये जो हमारी जो भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज का बनाने पर जोर डालता है। तो हाल के वर्ष में बहुत सारे ये जो दिव्यांग लोग हैं, भारतीय भारतीय उन लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए भारतीय पुनर्वास भारतीय पुनर्वास अधिनियम भारतीय पुनर्निवास अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय पुनर्निवास अधिनियम को लाया गया, भारत सरकार लेकर आए। और इसके अंतराल क्या है? इसके अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए। किस प्रकार के प्रावधान? ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो भी समाज में एक जैसे साधारण व्यक्तियों जैसे ही जीवन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो इन सब के लिए हम जो हमारे भारत में है, बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थान है, बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थान, खास तौर पर 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं, राष्ट्रीय संस्थानें बने हुए हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और वे कौन कौन से हैं? वे राष्ट्रीय संस्थान, ये 7 है, खासकर 7 राष्ट्रीय संस्थान है जो दिव्यांग लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं, पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वे कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं हम लोग। वे आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये भारत में बहुत ही फेमस 7 ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। पहला है शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। कहां पर है ये? देहरादून में है, देहरादून में। अगला है राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता। अगला है राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान, ये कहां पर है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये है सिकंदराबाद। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। अगला राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, जो श्रवण विकलांग लोग हैं उन लोगों के लिए जो संस्थान है वो कहां पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कटक में। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक। राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। तो ये वे संस्थानें हैं, ये 7 संस्थान वे संस्थान हैं जो भारत के भिन्न भागों में है। ये जो है, ये हमारे जो नागरिक है, जो दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा देने के लिए भारत में इनका गठन किया गया है। बात समझ में आई? तो ये जो 7 संस्थान है ये आपने पढ़ के रखना है। अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कसौटी। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता
विकास कंसोर्टियम। कंसोर्टियम जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IDDC के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से विकलांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है। और इसमें मोबिलिटी इंटरनेशनल USA, जिसे हम शॉर्ट में MIUSA कहते हैं। ये क्या है? मोबिलिटी इंटरनेशनल USA, अंतरराष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम, दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतरराष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल का कार्य करती है। तो क्या है ये? मोबिलिटी इंटरनेशनल USA, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम, दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतरराष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में ये कार्य करती है। अब बेटा, दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व क्या है? हमारा दायित्व क्या है ऐसे लोगों के प्रति, जो हमारे समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। जो दिव्यांग लोग हैं वो हमारे समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसे दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग जनों के प्रति समाज का दायित्व, समाज का या हम लोगों का दायित्व क्या है? समाज दायित्व क्या है? हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? तो इसमें क्या है कि ये हमारा दायित्व क्या है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाए। पहला ये है कि हम क्या कर सकते हैं? हम उनको हिम्मत दे सकते हैं, हम उनके मनोबल को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनके मनोबल को, उनको धैर्य देना चाहिए कि तुम भाई ऐसे हो, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम ये कार्य कर सकते हो, तुम किसी से पीछे नहीं हो, है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उनके मनोबल को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। और हमें अपने इस सोच को बदलना होगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो घर, परिवार एवं समाज पर बोझ है। हमें जो हमारे मन में जो ये सोच है कि वे व्यक्ति जो दिव्यांग है वो घर पर, परिवार पर, और समाज पर, समाज पर समाज पर बोझ है, ऐसा कभी भी ना हम सोचे और ना कभी उनके साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार हम करें, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ऐसे कभी भी हमारे मन में सोच नहीं आनी चाहिए, ऐसे सोच कभी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए कि ये जो विकलांग लोग हैं या दिव्यांग लोग हैं वो हमारे घर पर या समाज पर या परिवार पर बोझ है। हमें उनका मनोबल बढ़ाते हुए जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? और हमें क्या करना चाहिए? और हमें उन्हें जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अतः हम क्या करते हैं? दिव्यांग साथियों से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तुम अलग अलग कार्यक्रमों में, जैसे बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है, उनमें भाग लो तुम, और उनको अवसर प्रदान करो, उन्हें अवसर प्रदान करो, अच्छे अच्छे अवसर जो वो कर सकते हैं उनको अवसर हम
प्रदान कर सकते हैं, बहुत सारे अवसर हम उनको प्रदान कर सकते हैं। उनकी शारीरिक विकलांगताएं जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए। अब उनकी भावनाओं के साथ कभी भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें सहानुभूति, भाई तुम बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, वैसे नहीं होना चाहिए था। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। ठीक है, उन्हें ऐसे सहानुभूति की जरूरत उन्हें नहीं है, उन्हें अवसरों की जरूरत है। तो उन्हें क्या कर नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ, उनके भावनाओं भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। और कई कई लोग होते हैं, कई कई जो होते हैं दिव्यांग साथी जो होते हैं, वो लोग उनका लाभ नहीं ले पाते हैं, और उनकी उन्नति में क्या हो जाता है, बाधा पहुंचती है। और हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के बारे में, जो जो उनको लाभ मिलते हैं उनके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। उन्हें ऐसे ऐसे बातों से, सरकार सेवाओं के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या क्या सरकार तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं, ये सब हमें जानकारी देना चाहिए। और उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में उनका मदद करना चाहिए, ताकि हमारे दिव्यांग साथी भी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके और हमारे समाज का बहुत ही अच्छा अंग बन सके। तो ये सब तो बातें थी दिव्यांग जनों के प्रति हमारा दायित्व या हमारे समाज का दायित्व। तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको पता लग गया कि दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांग लोग कैसे होते हैं, किस 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 प्रकार की दिव्यांगता होती है, और कैसे कैसे राष्ट्रीय अनुसंधान बने हुए उनके हेल्प के लिए, और दिव्यांग जनों के प्रति हमारा दायित्व क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और इसको हम सबको समझ में आ गया होगा। तो हम इस क्लास को यही समाप्त कर देते हैं आज के लिए, और कल जब आएंगे हम आपकी कक्षा में, तो हम एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।